आज हम शुक्लोत्तर युगीन समीक्षा की बात करेंगे। इसकी शुरुआत स्वच्छंदतावादी समीक्षा से हुई, जो मोटे तौर पर शुक्ल जी की धारणाओं का प्रतिपक्ष है। इसके बाद विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ-साथ नई समीक्षा पद्धतियां प्रचलित होती गई, जिनमें प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा प्रमुख है। तो शुक्लोत्तर समीक्षा में सबसे पहली धारा है स्वच्छंदतावादी समीक्षा की। स्वच्छंदतावादी समीक्षा वह पद्धति है जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से प्रभाव ग्रहण किया। यह रचना का मूल्यांकन मर्यादावाद और सामाजिक वैधता के आधार पर करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूतियों, उसकी वैयक्तिकता और सूक्ष्म सौंदर्य बोध आदि को महत्व देते हैं। हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में मुख्यतः 3 आलोचक शामिल हैं: पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, पंडित दुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर नागेन। शांतिप्रिय द्विवेदी की बात करें तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद की मूल चेतना को गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टि में चिन्हित किया। शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि सौंदर्यवादी है, किंतु युग और साहित्य में वे प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की बात की जाए तो इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया। इसमें स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मवाद सभी परस्पर घुल मिल गए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का चिंतन प्रसाद से प्रभावित है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की पहली रचना है। 1930 से 1940 ईस्वी के मध्य लिखे गए इनके निबंध इसमें संकलित हैं। इन्होंने रस को भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग सत्व, अलंकार को सौंदर्य का उद्घाटक तथा वक्रोक्त रीति और ध्वनि को काव्य के अभिव्यंजना पथ से जोड़ा। आचार्य वाजपेयी ने सैद्धांतिक समीक्षा में भारतीय रस सिद्धांत को स्वीकारा, जिसमें रसानुभूति को ब्रह्मानंद सहोदर एवं वेदांतर स्पर्श शून्य कहकर उसे अलौकिक बना देने का प्रयास गलत है। उनके अनुसार रस का अर्थ कला मात्र का आनंद है, जिसमें न केवल रस, रसाभास, भावाभास, भावसंधि, भाव सबलता आदि 8 स्थितियां मानी गई हैं, बल्कि पश्चिमी साहित्य शास्त्रियों द्वारा स्वीकृत हर प्रकार का आनंद तत्व भी शामिल है। कला और सौंदर्य के बारे में वाजपेयी जी ने कहा कि कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है। अलंकारों के संबंध में उनकी धारणा आचार्य शुक्ल के समान है और वे साफ कहते हैं कि अलंकार रस सिद्धि के साधन मात्र हैं। साहित्य आधुनिक साहित्य की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से 4 समीक्षा पद्धतियों से बचने की बात कही है। वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित समीक्षा पद्धति, जिस पर फ्रायड, एडलर एवं यूंग का प्रभाव है। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति, कला विज्ञानवादी प्राचीन परंपरा, उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा पद्धति, जिसका समर्थन पश्चिम में आई ए रिचर्ड्स तथा भारत में आचार्य शुक्ल ने अंशतः किया है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए बताया कि वे आलोचना में 7 बातों का ध्यान रखते हैं: कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, तकनीक या शैली का अध्ययन, समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन, कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का वर्णन, कवि के दार्शनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का अध्ययन, काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य एवं संदेश का अध्ययन। उनका कथन है कि कविता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर अलंकार विहीन हो जाती है। उस समय उसके प्रवाह में अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति न जाने कहाँ बह जाते हैं और सारे संप्रदाय न जाने कैसे मटियामेट हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने से असहमति के बिंदु। वे पहले समर्थ आलोचक हैं जो आचार्य शुक्ल की मान्यताओं से टकराए। ऐसा विशेष रूप से 2 संदर्भों में हुआ: सूरदास एवं छायावाद के संदर्भ में, जहां आचार्य शुक्ल ने गोपियों के विरह को गंभीरता से रहित माना था, वहीं वाजपेयी जी ने गोपियों के वियोग में निहित मनोवैज्ञानिक गंभीरता को पहचाना एवं प्रस्तुत किया। वाजपेयी जी ने रसवाद की धारणा से लोकमंगलवाद एवं नैतिकतावाद को अलग किया, जिस कारण छायावादियों का रसात्मक साहित्य उनके लिए अत्यंत सुंदर बन गया। दृष्टिकोण के अंतर के आधार पर आचार्य वाजपेयी ने छायावाद के संबंध में कुछ मौलिक मान्यताएं प्रस्तुत की, जैसे यह कि छायावाद मूलतः रहस्यवाद नहीं है, बल्कि रहस्यात्मक
आवरण के मध्य उसकी मूल चिंता राष्ट्रीय व सांस्कृतिक है। उन्होंने छायावाद को मानवीय एवं सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में विवेचित किया है। वाजपेयी जी ने भारतीय विचारधारा को आदर्शोन्मुख मानते हुए रसात्मक विकासवादी यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद, प्रकृतिवादी यथार्थवाद, निराशा और कुष्ठावादी यथार्थवाद को हिंदी साहित्य से पृथक रखना चाहते हैं। उन्होंने आधुनिक कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता तीनों पर लिखा। हालांकि उन्हें प्रगतिवाद अधिक पसंद नहीं आया, क्योंकि वह एक विचारधारा मार्क्सवाद से पूर्णतः प्रभावित है। वाजपेयी जी मार्क्सवाद के विरोधी नहीं है, अपितु मार्क्सवाद एवं आध्यात्मिकता के समन्वय की इच्छा रखते हैं। उन्होंने प्रयोगवाद पर भी लिखा, किंतु प्रयोगवाद उन्हें बैठे ठाले का धंधा दिखाई दिया। प्रेमचंद के अति सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति नापसंदगी जाहिर करते हुए उन्होंने द्वितीय कोट का रचनाकार कहा है। भाव संवेदना तथा मार्मिकता की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने निराला की राम की शक्ति पूजा को पांडित्यपूर्ण निर्मित कहा तथा बादललाग और यमुना की प्रति जैसी रचनाओं से शक्ति पूजा को कमजोर माना। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो द्विवेदी जी की पहली रचना सूर साहित्य है। जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की राधा का सूर की राधा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को दिखलाया है। 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद जी की हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस किताब में हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या की है। कबीर 1941 पुस्तक में इन्होंने आलोचकीय कबीर 1941 पुस्तक में इनका आलोचकीय व्यक्तित्व दिखलाई पड़ता है। 1965 ईस्वी में कालिदास की लालित योजना नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस किताब में द्विवेदी जी ने कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य दृष्टि की व्याख्या की। इन्हें ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना से युक्त मानवतावादी आलोचक माना जाता है। स्पष्ट है कि वे साहित्य को पहले से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य को उन्होंने संस्कृत, पाली और अपभ्रंश साहित्य के साथ साथ ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध आदि धार्मिक परंपराओं से निर्मित एक समन्वित भारतीय चिंता के विकास के रूप में व्याख्यायित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से असहमतों के बंद। शुक्ल जी से इनकी मुख्य सहमतियां सिद्धनाथ साहित्य, भक्ति काल के उदय की व्याख्या, संत काव्य, विशेषता कबीर की महत्ता को लेकर रही। इन्होंने सिद्धनाथ रचनाओं को साहित्य की श्रेणी में रखा। भक्ति काल को इस्लाम के आगमन की प्रतिक्रिया न मानकर भारतीय चिंता की स्वाभाविक परिणति माना तथा कबीर के व्यक्तित्व को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि घोषित किया। इन्होंने शुक्ल जी के समान ही रीतकाल की आलोचना की तथा अलंकार को सीमित अर्थों में ही ग्राह्य माना। मनुष्य को साहित्य के केंद्र में रखने की इनकी मान्यता आचार्य शुक्ल के लोकमंगल की अवधारणा के समीप है। इन्होंने सूरदास के सूरसागर के लिरिकल या गीत काव्यात्मक पक्ष को महाकाव्यात्मक दर्जा दिया है। वे लिखते हैं, प्रगतिवादी आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है। इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक है। कुछ सीमित संदर्भों में उन्होंने काव्यशास्त्रीय चिंतन भी किया है। साहित्य का मर्म कृति में प्रायः ऐसा चिंतन दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कविता के संदर्भ में कहा कि भावावेग, कल्पना और पदलालित्य को कविता कहा जा सकता है। अब हम डॉक्टर नागेंद्र की बात करेंगे। तो डॉक्टर नागेंद्र का मूल योगदान छायावाद के महत्व की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है। आलोचना की आस्था 1966 ईस्वी नामक अपने निबंध संग्रह में डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को रेखांकित किया। डॉक्टर नागेंद्र पाश्चात्य आलोचक आई ए रिचर्ड्स और क्रोचे से प्रभावित है। डॉक्टर नागेंद्र ने आई ए रिचर्ड्स की तरह ही साहित्य संबंधी मूल्यों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग मूल्यवादी है और दूसरा कलावादी है। काव्य के तीन तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि में डॉक्टर नागेंद्र ने भाव को महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर नागेंद्र अपने मूल दृष्टिकोण में रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक है। यही कारण है कि डॉक्टर नागेंद्र जब आलोचना करते हुए साहित्य की उसके उद्देश्य की अनुकूलता में पहचान करते हैं तो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ उन्हें आवश्यक नहीं लगते। डॉक्टर नागेंद्र सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणवादी मान्यताओं से प्रभावित प्रतीत होते हैं। मिथक और साहित्य में स्पष्टता लिखते हैं कि साहित्य काफी अंशों में वैयक्तिक अवचेतन की ही नहीं व्यक्ति के चेतन की भी सृष्टि है।
डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी व्यवहारिक समीक्षा का आरंभ छायावाद पर कुछ निबंधों के माध्यम से 1937 ईस्वी में किया। इसके अतिरिक्त इसी समय में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक सुमित्रानंदन पंत पर लिखी उनकी पुस्तक को आचार्य शुक्ल ने भी ठीक ठिकाने की पुस्तक कहकर प्रशंसित किया। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं में उनकी मनोवैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पूरी गहराई से व्यक्त हुई। उन्होंने न केवल भक्तिकाल और रीतिकाल के जटिल संबंधों को स्पष्ट किया, बल्कि रीतकाल के भीतर अपराध बोध के माध्यम से भोगवादी श्रृंगार तथा नैतिकता जैसे विरोधी भाव की एक साथ द्वंद्वात्मक उपस्थिति को भी व्याख्यायित किया। समीक्षा के इतिहास में डॉक्टर नागेंद्र का महत्व जितना व्यवहारिक समीक्षा के कारण है, उससे कहीं अधिक सैद्धांतिक समीक्षा के कारण है। साहित्य के मान, कविता क्या है और साहित्य का धर्म जैसे निबंध और भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका जैसा ग्रंथ प्रकाश में आता है। इन्होंने पश्चिम के मनोविज्ञान और नए समीक्षक आई ए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से प्रभावित होकर साहित्य में कल्पना का उपयोग शीर्षक से सैद्धांतिक निबंध लिखा। सैद्धांतिक चिंतन की पराकाष्ठा 1964 ईस्वी में रचित उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रस सिद्धांत में हुई, जिसमें उन्होंने अनुभूति तत्व को विशेष महत्व देते हुए साधारणीकरण की एक मौलिक तथा महत्वपूर्ण व्याख्या की। डॉक्टर नागेंद्र रस को मानवीय अनुभूतियों से संपृक्त मानते हैं। आचार्य शुक्ल की रस मीमांसा में लोक मंगल का तत्व अनिवार्यता निहित होने के कारण छायावाद का आत्मपरक साहित्य उसके माध्यम से अपना महत्व नहीं प्राप्त कर पा रहा था, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र द्वारा की गई आत्मनिष्ठ आनंदवादी व्याख्या से छायावादी कविताएं भी रसात्मक प्रतिमानों पर खरी उतरने लगी। डॉक्टर नागेंद्र की समीक्षा पद्धति का अंतिम चरण वह है जहां वे पश्चिमी साहित्य चिंतन के विषयों में रत हुए। डॉक्टर नागेंद्र ने फ्रायड के दर्शन के बारे में अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए हैं। मैं फ्रायड के दर्शन को एकांगी और उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दूरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। काम जीवन का मुख्य अंग है पर सर्वांग नहीं। ऐसी दशा में मैं फ्रायड के सिद्धांत को जीवन दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। आगे हम प्रगतिवादी समीक्षा की बात करेंगे।